तो आज जिस मूवी की मैं बात करने वाला हूँ वो अभी कुछ दिनों पहले ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और इसका नाम है बारामूला। एंड बाय गॉड भाई, ये मूवी देखने के बाद मैं बिक गया। इसकी स्टोरी, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ लाजवाब था। सिंपल शब्दों में बोलूं तो मजा आ गया। हमें ऐसी मूवीज और चाहिए। वीडियो देखने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि मैं इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। और हाँ, एक्चुअली में जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है वो है आदित्य धर। इफ यू डोंट नो, अभी उनकी एक और फिल्म आने वाली है धुरंधर। एंड इससे पहले उन्होंने उरी भी डायरेक्ट की है, बट इस बार जो उन्होंने हॉरर में ट्राई मारा और डिलीवर किया, आई एम इम्प्रेस्ड। तो चलो यार, ज्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कश्मीर का एक इलाका जहाँ एक बच्चा घूम रहा था जिसका नाम था शोएब। एंड उसे वहाँ एक वाइट ट्यूलिप दिखता है जिसे वो छूता है। देन उसका दोस्त उसे पुकारता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ हम देखते हैं तो वहाँ एक जादूगर था जो अपना खेल दिखा रहा था। एंड तभी वो भीड़ में से एक बच्चे को एज अ वॉलंटियर बुलाता है। तभी शोएब का जो दोस्त था वो उसे इशारा करता है वहां जाने के लिए, इसलिए फिर शोएब चला जाता है। वो उसे उस बॉक्स के अंदर बैठा देता है। एंड उसके तुरंत ही बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि अब शोएब के मिसिंग पोस्टर लगे हुए थे दीवारों पर और फिर उस ट्यूलिप में से एक पंखड़ी निकल कर गिर जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर डीसीपी रिदवान शहीद, जिसका इस कश्मीर के बारामूला शहर में ट्रांसफर हुआ था, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ वहां आ रहा था। उसकी फैमिली में उसकी बीवी थी जिसका नाम था गुलनार, उसका बेटा आयान और उसकी बेटी नूरी। अब यहाँ एक चीज नोटिस करना कि रिदवान का कुछ पास्ट का खराब एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से वो कभी कभी घबराता है एंड उसकी जो इंडेक्स फिंगर है वो हिलने लगती है। अब बारामूला में उन्हें एक पुराना घर दिया गया था जहाँ उनकी सेवा के लिए एक बंदा था जिसका नाम था इकबाल। और हाँ, एक और बात कि इकबाल गूंगा है, उससे सिर्फ इशारों में बात कर सकते हैं। अगले दिन रिदवान सीधा जाता है पुलिस स्टेशन शोएब जो बच्चा खो गया था उसकी केस पर काम करने के लिए। और उन्होंने पहले से ही एक सस्पेक्ट को पकड़ कर रख रखा था और वो वही जादूगर था। वो बताता है कि उस दिन उसने शोएब को बक्से के अंदर डाला था, बट वो बक्से के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा था जिसमें वो बंदा चला जाता है और यही उसकी मैजिक ट्रिक थी। लेकिन शोएब जो था वो अपने आप अंदर से खुद गायब हो गया था एंड उसके कुछ बाल बस वहां छूट जाते हैं। अब रिदवान समझ जाता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है। अब इसके बाद हमें दो जने दिखाए जाते हैं, एक था जुनेद और एक था खालिद। और इनकी बातचीत से हमें ये समझ में आता है कि ये जो लोग हैं ये किसी भाईजान के लिए काम करते हैं एंड ये लोग बच्चों को मैनिपुलेट करके उन्हें मिलिटेंट बनाते हैं ताकि वो उधर के पुलिस फोर्स और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएं एंड कश्मीर को हिंदुस्तान से आज़ाद करें। और यही जो बंदा है खालिद, यही है जो इन बच्चों से बात करके उन्हें मैनिपुलेट करता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि आयान को अपने कमरे में नीचे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो वहाँ से फट्टा हटाता है तो वहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ शी शेल्स रखे हुए थे। एंड देन फिर वो उछाल उछाल कर उनसे खेलने लगता है। तभी एक शेल ऊपर छत के अंदर ही चला जाता है गैप में। एंड देन उसके बाद वो धीमे धीमे ढुरकने लगता है आगे को एंड वो फिर उसका पीछा करता है एंड ऊपर के एक रूम में पहुंचता है। एंड अब वो उसके अंदर जाता है तभी उसकी माँ उसे खाने के लिए बुला लेती है। तभी जो नूरी थी वो कहती है कि उसके रूम से कभी कभी कुत्ते की बदबू आती है, लेकिन उसका बाप ये बात इग्नोर कर देता है एंड फिर वो वहाँ से गुस्से में खाना छोड़कर चली जाती है। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि उसके और उसके पापा की रिलेशन अच्छे नहीं है। इन दोनों के बीच यहाँ आने से पहले ही कुछ हुआ था जिनसे इनका रिलेशन खराब हुआ है। अब वो क्या हुआ था वो तुम्हें आगे पता चलेगा। तभी नूरी सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। वो देखती है कि जो इकबाल है वो एक प्लेट में चावल एंड मछली लेकर उस कमरे में जा रहा था जिसमें आयान जाने वाला था। अब सुबह नूरी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी तभी वो देखती है कि बाहर कुछ बच्चे खड़े होकर हंस रहे थे। तभी वो जल्दी से भागकर नीचे जाती है तो उनकी दीवार पर लिखा हुआ था काफिर, यानी कि ट्रेटर। एंड देन वो अपनी माँ से कहती है, आपने कहा था ना कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं जो बच्चा खो गया था शोएब, उसके बाप को जिसका नाम था अंसारी। उसके घर जाता है रिदवान उसे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि अंसारी एक फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर था तो मे भी हो सकता है ये उसकी किसी से दुश्मनी हो जिसने उसके बच्चे को उठा लिया हो। लेकिन उनसे उन्हें कुछ नहीं पता चलता, उल्टा वो रिदवान को ही सुनाया जा रहा था। अब वहां से जब रिदवान निकल रहा होता है तभी उसकी टक्कर होती है खालिद से। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कुछ मिलिटेंट्स पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर रहे थे और उनमें से एक लड़का था फैजल। अब जब वो वहां से भागते हैं तो आगे उसे एक नदी के पास वही वाइट ट्यूलिप दिखता है और वो उसे छूकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन रिदवान शोएब के जो भी स्कूल के दोस्त थे
उनसे बातचीत करके कुछ पता लगाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि शोएब का कोई दोस्त बना था जो कि काफ़ी उससे एज में बड़ा था और किसी ने उसे देखा नहीं था। बट जब से वो उसके साथ रहने लगा था तब से वो काफ़ी बदल गया था। उसके बाद वहाँ वो उस स्कूल की प्रिंसिपल से भी मिलता है जिसका नाम है ज़ैनब, और वो उनके साथ पूरा कॉपरेट करके उनकी मदद करने के लिए तैयार थी। फिर हम देखते हैं कि रात में नूरी फ़ोन चला रही थी एंड उसका वहाँ कोई दोस्त नहीं बन रहा था। तभी उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है खालिद की एंड वो एक्सेप्ट कर लेती है और उसकी बातचीत चालू हो जाती है। यानी कि ये अब खालिद की अगले टारगेट है। हमें रूम में दिखाया जाता है आयान जो कि सो रहा था, लेकिन फिर उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उन शी शेल्स को निकाल कर दोबारा खेलने लगता है। और अब हम देखते हैं कि उसके पास एक ही शी शेल बचा हुआ था। अब उसे तभी दोबारा से आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो उसी कमरे से आ रही थी। फिर वो उस कमरे के अंदर जाता है एंड वो देखता है तो वहाँ एक बच्चा बैठा हुआ था कैप लगाकर, और उसकी आंखें कुछ चमक रही थी और वो आयान की तरह उन शेल्स को उछाल उछाल कर खेल रहा था। अब आयान तो उससे दोस्ती करना चाहता था एंड इसीलिए वो अपने शेल को फेंक कर देता है उसे, फिर उसे काफ़ी सारे शेल्स फेंक कर देता है एंड फिर एकदम से दरवाजा बंद हो जाता है। फिर हम सुबह देखते हैं तो जो आयान था वो उस बच्चे की परछाई के साथ खेल रहा था। फिर दिखाया जाता है वही फैजल लड़का जो अपनी मम्मी वगैरह के साथ नाव में मछली वगैरह पकड़ रहा था एंड एकदम से उसे कोई दूर दिखता है नाव पर जो उसे पुकार रहा था। अब वो धीमे धीमे आगे बढ़ने लगता है उसी की तरफ एंड वहाँ काफ़ी कोहरा भी हो जाता है। जब कोहरा वहाँ से हटता है तो हम देखते हैं कि नाव से फैजल गायब हो गया था और फिर से उस बच्चे के कुछ बाल वहाँ थे। अब इन्वेस्टिगेशन होती है और पुलिस को ये पता चलता है, उन्हें पता चलता है कि फैजल भी उसी स्कूल से था जिससे शोएब था, और उन्हें यह भी पता चलता है कि फैजल ने कुछ दिनों पहले पत्थरबाजी भी करी थी। एंड देन और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चल जाता है कि ये जो पत्थरबाजी वगैरह कराते हैं इनका एक लोकल लीडर है जिसका नाम था अफजल। हमें अफजल दिखाया जाता है जो अपना हिसाब क्लियर करने परचून की दुकान पर आता है और उन चाचा को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और वो सीधा अपने अड्डे पे पहुँचता है जहाँ जुनेद भी था, यानी कि ये भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है एंड ये सब के सब भाईजान के लिए काम कर रहे हैं। अब तभी हम देखते हैं कि उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाता है वही चाचा और कहता है कि अफजल तुमने अपने पैसे गिरा दिए थे दुकान के बाहर, वही मैं तुम्हें वापस करने आया हूँ, गेट खोलो। बट उन्हें पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए फिर वो सारा सामान उठाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बाहर हम देखते हैं तो पुलिस वाले अटैक करने के लिए खड़े हुए थे, तभी अंदर से गोली चलती है और वो चाचा मर जाता है। वहां से फिर पुलिस वाले भी फायरिंग करते हैं और वो जब अंदर आकर देखते हैं तो अफजल उनकी गोली से मर गया था और जुनेद जो था वो वहां से भाग गया था। उन्हें फिर डस्टबिन में डिस्ट्रॉय करा हुआ सामान मिलता है जिसमें एक पेन ड्राइव सही सलामत बरामद हो जाती है। जिस तरह हम देखते हैं कि जुनेद और खालिद इसकी खबर भाईजान को भिजवा देते हैं और जो भाईजान था उससे सिर्फ इनकी बात होती थी, उसका ना ही इन्हें नाम पता है, ना ही चेहरा और ना ही उसकी आवाज़, बस वो इन्हें ऑर्डर देता है और इन्हें वो काम करना होता है। भाईजान कहता है कि तुम्हारे पास 7 दिन है, जल्दी करो और डीएसपी जो है उसकी वीकनेस पर अटैक करो, यानी कि तुम समझ ही गए, उसकी बेटी। और अब हम देखते हैं तो खालिद ने नूरी को मैसेज भेज दिया था मिलने बुलाने के लिए। तभी जो नूरी थी वो रात में उठती है और बाहर जाती है क्योंकि उसे कुछ कुत्ते की आवाज़ें आ रही थी। जब वो बाहर गेट के सामने आकर देखती है तो उसे एक लकड़ी पड़ी मिलती है जिस पर डॉग का सलाइवा था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जो उसकी माँ गुलनार थी वो लैपटॉप में कुछ कर रही थी। तभी एकदम से उसे सामने अपनी अलमीरा से कुछ आवाज़ आती है एंड उसकी साइड की दीवार से एकदम से एक शैडो हमला करती है उस पर एंड उसकी तुरंत ही आँख खुलती है अपने सपने से और वो काफ़ी भड़बड़ा गई थी। उसके बाद वो अपनी अलमीरा को खोल कर देखती है तो उसकी जो एक तेल की शीशी थी वो गिरी हुई थी। अब वो तभी जब इसी पीछे देखती है तो वहाँ नूरी को कुछ हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे वो पॉजेस हो गई है। उसके बाद वो उसे दवाई देते हैं तब जाकर वो कंट्रोल में आ पाती है, लेकिन जो रिजवान था उसे अभी भी लग रहा था कि उसकी बेटी को कुछ नहीं हुआ, बस वो नाटक कर रही है क्योंकि ये जगह उसे पसंद नहीं आई इसलिए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि उस पेन ड्राइव से उन्हें भाईजान की एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वो कुछ कोड्स बोल रहा था। B2P2S 6B9 B2P2S B2P2S 6B9 B2P2S 6A14। और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि साला ये किस चीज़ के कोड्स हैं। तभी रिजवान के दिमाग में एक चीज़ क्लिक होती है
कि शोएब और फैजल जो दोनों गायब हुए हैं वो एक ही स्कूल से थे। और फिर उसे समझ में आता है कि P2P2S तो स्कूल का नाम है उनके, बरमूला ब्लूमिंग पेटल्स पब्लिक स्कूल, और यही स्कूल था शोएब और फैजल का भी। और वो समझ जाता है कि साला फिर ये आगे जो 6B है ये क्लास और सेक्शन है, और उससे आगे जो ये 9 नंबर है ये उनका रोल नंबर है। तो ये ऐसे ही अपने टारगेट्स को चुनते थे, बट एक्चुअली में वो किडनैप नहीं बल्कि उनका ब्रेन वॉश करके मिलिटेंट बना लेते। अब दूसरी तरफ हम अगले दिन देखते हैं कि नूरी घर आती है एंड खालिद को वो मैसेज करके बोलती है कि क्या हमने सही करा वो वीडियो बनाकर। उसके बाद उसे फिर से आवाज़ें आने लगती है एंड जाकर वो देखती है तो वो उसी रूम के अंदर से आ रही थी। अब वो वीडियो बनाने लगती है प्रूफ के लिए और उस रूम के अंदर जाने लगती है। तभी रूम के अंदर उसे एक और रूम दिखता है जिसके अंदर सीढ़ियाँ थी। वो उससे ऊपर जाती है तो उसे एक कंपार्टमेंट दिखता है ऊपर का। देन उसके बाद वहाँ भी एक गेट था, वो उन्हें खोलती है एंड देन उसके बाद भी वहाँ भी एक खिड़की टाइप सा गेट था, वो उसे भी खोलती है तो वहाँ उसे एक वाइट ट्यूलिप दिखता है। वो उसके पास जाती है, उसे छूती है एंड तभी उसे उसके सामने कुछ दिखता है भयानक एंड वो डर के मारे वहाँ से भागती है बाहर निकलने के लिए। लेकिन जैसे ही वो बाहर मेन दरवाजे तक पहुँचती है वो गेट अपने आप बंद हो जाता है एंड वो वहीं फंस जाती है। एंड हम देखते हैं कि वहाँ अंदर से कुछ शैडोज आकर उसे घेर रही थी। तभी हम देखते हैं कि उसकी माँ नूरी को हर जगह ढूंढ रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि वो वाला कमरा खुला हुआ था एंड उसके बाद वो जाकर वहाँ देखती है तो वहाँ नूरी के कुछ बाल कटे डले थे। अब रिजवान के घर पर इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है एंड तभी जो इकबाल होता है वो उसे बताता है कि उसने उसकी बेटी को सुबह देखा था एक बंदे के साथ। देन उसके बाद वो उसका स्केच बनवाता है। अब जब रिजवान उसका स्केच को देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने इसे कहीं तो देखा था एंड तभी उसे याद आता है कि इसकी टक्कर हुई थी अंसारी के घर पर। अब वो सोचता है कि अंसारी से पूछे, लेकिन उसे पता था कि अंसारी साला घमंडी है, वो उसे कुछ नहीं बताएगा, इसलिए फिर वो उसकी बीवी से मिलता है एंड देन फिर वो उसे बात करता है। फिर वो उसे बताती है कि इसका नाम है खालिद और ये मेरे बेटे शोएब के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, वो इसे रिलीजन के ऊपर टीचिंग देते थे। तभी एक दिन जब शोएब घर आया तो मैंने देखा कि उसके शरीर पर काफ़ी सारे घाव थे और वो आज़ादी की बातें कर रहा था। तभी मैं समझ गई थी कि उस खालिद ने मेरे बेटे का ब्रेन वॉश कर दिया। अब इसके बाद वो खालिद के घर जाते हैं लेकिन वो वहाँ नहीं था, बस एक मोबाइल फ़ोन था जिसमें रिजवान की बेटी नूरी की वीडियो थी जिसमें उन्होंने उसका भी ब्रेन वॉश करके उसे मिलिटेंट बना दिया था। यहाँ तक कि वो खुद अपने बाप को गद्दार कह रही थी। दूसरी तरफ गुलनार बैठी हुई थी एंड तभी एकदम से उसे सीढ़ियों के पास कोई परछाई दिखती है जो कि एक लड़की की थी जिसने झुमके पहन रखे थे और फिर वो उठकर ऊपर जाने लगती है। अब वो भी उसका पीछा करती है तभी वो नोटिस करती है कि पता नहीं कैसे और उसके फ़ोन से नूरी को फ़ोन लग गया एंड देन नूरी का जो फ़ोन था उसकी उसे रिंगिंग सुनाई देने लगती है। अब वो उस आवाज़ का पीछा कर रही थी तो वो देखती है कि वो तो उसके कमरे से आ रही थी। फिर वो देखती है तो उसकी अलमारी के पीछे से वो आवाज़ आ रही थी। वो अलमारी हटाती है, वहाँ जो दीवार थी उसे चीर फाड़ करके उसके फट्टे हटाकर पूरा खोल देती है। तो वो देखती है कि वहाँ एक सीक्रेट रूम है एंड देन उसके बाद वो उसके गेट खोलती है और वो देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ कई सारे भगवानों की फ़ोटो थी एंड शिवलिंग भी रखा हुआ था। अब जब उसका पति वहाँ घर आता है तो उसे वो ये सब कुछ बताती है और कहती है कि मुझे एक लड़की का साया दिखा था जिसने झुमके पहन रखे थे और मुझे पता है अपने अलमारी के पीछे एक सीक्रेट रूम में भगवान की फ़ोटोज़ भी मिली है। मुझे लगता है यहाँ पहले कश्मीरी पंडित रहते थे। अब रिजवान को ऐसा लग रहा था कि उसकी बीवी पगला गई है और फिर उनके बीच बहस वगैरह हो जाती है काफ़ी। और वो कहती है जब से हम अपना शहर छोड़कर आए हैं तब से नूरी सही नहीं थी, वो उस हादसे से उबर नहीं पाई थी एंड ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था। अब हमें दिखाया जाता है कि असलियत में हुआ क्या था। तो जिस शहर में ये रहते थे वहाँ के स्कूल में मिलिटेंट्स ने घुसकर बच्चों को हॉस्टेज बना लिया था। वहाँ रिजवान जाता है उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एंड गलती से लड़ाई में वो एक स्टूडेंट को गोली मार देता है एंड वो मर जाता है एंड वहीं सामने उसकी बेटी भी बैठी हुई थी जो ये सब कुछ एक्सपीरियंस करती है। उसके बाद ही उसका वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। इस हादसे से रिजवान भी काफ़ी हिल गया था। तभी तो तुमने नोटिस करा होगा कि उसकी उंगली बार बार हिलने लगती है क्योंकि एक्चुअली में वो उसी उंगली से अपनी बंदूक का ट्रिगर चलाता था। हमें दिखाया जाता है जुनैद की भाईजान से बात होती है और वो उसे बताते हैं एक बच्चे को लाने के लिए और इस बार का बच्चा और कोई नहीं खुद जुनैद का सगा भांजा था।
वो उसे फिर स्कूल से उठाने के लिए ले जाता है एंड हम देखते हैं कि उसका भांजा, उसका नाम है यासीन, और उसने उसको भी पहले से ही ब्रेन वॉश कर रखा है इस आज़ादी के ऊपर। दूसरी तरफ गुलनार अयान को सुला रही होती है एंड उसके बाद वो नोटिस करती है कि उसने अपनी स्केच बुक में काफ़ी सारी ड्राइंग बना रखी थी और उसमें से एक लड़की थी जिसने झुमके पहन रखे थे और भी कई सारी फोटोज थी। हम देखते हैं कि रात में इकबाल उसी रूम में जाकर मछली और चावल लेकर रख रहा था। कहीं पीछे से वहाँ गुलनार आ जाती है और उसे पूछती है कि ये तुम क्यों रख रहे हो। वो बताता है कि मुझे ये करना पड़ता है, ये एक रिचुअल है, वरना अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मुझे भजन सुनाई देते हैं। तो हम देखते हैं कि वो नीचे देखते हैं तो एकदम से वहाँ प्लेट में से खाना गायब हो गया था एंड फिर वहाँ एक शैडो आकर इकबाल के अंदर घुस जाती है और कहती है लड़की की आवाज़ में कि जब मासूम बच्चों के अंदर जहर घोला जाए तो उन्हें बचाने के लिए हमें वरदान दिया गया था। अब वो उससे पूछती है कि मेरी बच्ची नूरी कहाँ है, प्लीज़ मुझे बता दो एक बार। अब तभी वो शैडो इकबाल के अंदर से निकल कर अब वो उसको इर्द गिर्द से घेर रही थी एंड देन फिर वो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है एंड वो देखती है तो वहाँ कई सारे बच्चे बैठे हुए थे और वो वही सारे बच्चे थे जो गायब हो गए थे एंड तभी वहाँ उसे अपनी बेटी नूरी भी बैठी हुई दिखती है, लेकिन वो जाग नहीं रही थी एंड अब वो एकदम से अपनी आँख खोलती है। अब इसके बाद वो वापस उस रूम में आ जाती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस वालों ने खालिद को पकड़ लिया है और अब वो उसकी धुनाई करके उससे सब कुछ उगलवा रहे हैं उसके मिशन के बारे में और उन्हें ये पता चलता है कि ये बच्चों को मैनिपुलेट करके उन्हें ब्रेन वॉश करके अपने मिलिटेंट बनाना चाहते हैं, जैसा मैंने तुम्हें बताया अपनी आर्मी बनाने के लिए। अब गुलनार जो होती है वो सीधा पुलिस स्टेशन आ जाती है अपने पति को बताने के लिए जो भी उसने कल देखा, लेकिन वो फिर से उसका विश्वास नहीं कर रहा था और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी बीवी उसे कहती है मुझे पता है अगला बच्चा कौन सा गायब होगा, उसका नाम है यासीर। और इसे ये ऐसे पता चला क्योंकि उसे उसी दुनिया में यासीर की झलक दिखी थी। अब ये सुनकर रिदवान हैरान हो जाता है कि साला इसे कैसे पता। अब हम देखते हैं कि यासीर को उसका मामा एक बंदे के साथ भेज देता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसके साथ वाले बंदे को रिदवान आकर गोली से मार देता है और जो यासीर था वो बंदूक उठाकर वहां से भाग जाता है। अब आगे जाकर एक पेड़ के पास वो खड़ा हो जाता है और रिदवान उससे बात करता है और कहता है कि तुम प्लीज बंदूक नीचे कर लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एंड उसकी बात वो मान भी रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से पेड़ से वो शैडो आती है और यासीर को अंदर खींच कर ले जाती है। ये देख कर रिदवान की पड़ जाती है एंड देन वो पेड़ पर देखता है तो उसके कुछ बाल कटे हुए मिलते हैं और उसे विश्वास हो गया था कि उसकी बीवी सच कह रही थी। अब दिखाया जाता है कि वो घर में थे और उन्हीं लोगों से बात करने के लिए आए थे। अब तभी एकदम से फिर से प्लेट में से सब कुछ गायब हो जाता है एंड देन वहाँ अयान की बॉडी को वो कैप्चर करके वहाँ आते हैं। अब गुलनार उनसे पूछती है तुम कौन हो। वो बताती है कि मैं हूँ एला सप्रू, मैं अपने मम्मी पापा और बड़े भाई के साथ यहीं रहती थी, लेकिन फिर हम पर हमला हुआ उस गद्दार की वजह से। अब गुलनार उसे पूछती है कौन गद्दार। अब तभी वो अपना सर खुजाने लगता है बहुत तेज से और जैसे ही वहाँ उनकी डोर बेल बजती है वो आत्मा उसके अंदर से चली जाती है और उसके सर पर एक घाव सा बन गया था ज़्यादा खुजाने की वजह से। फिर वो देखते हैं तो उनके घर पर आई थी वही स्कूल प्रिंसिपल ज़ैनब और वो रिदवान को कुछ इन्फॉर्मेशन देने आई थी। वो देखते तो उनके घर को चारों ओर से उन मिलिटेंट्स ने घेर लिया था और उन्हें लीड कर रहा था जुनेद और उसे लग रहा था कि पुलिस वालों ने ही उसके भांजे को रख रखा है। अब रिदवान के साथ 2 ऑफिसर थे, बस वो जैसे तैसे उन पर हमला कर रहे थे और बाकी के लोगों को वो ऊपर भेज देते हैं बचने के लिए। अब इकबाल के साथ था अयान और गुलनार एक अलग रूम में थी और वो प्रिंसिपल ज़ैनब एक अलग रूम में। अब रिदवान जैसे तैसे वो उन सबसे लड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो अकेला कब तक लड़ पाता। एक बॉम्ब उसके पास में आकर फटता है जिससे वो काफ़ी घायल हो जाता है, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके घर की बल्ब्स ब्लिंक करने लगती है और अब हमें उन सारे घर वाले जो भी वहाँ रहते थे उनका पास दिखाया जाता है और वहाँ वो सब लोग भी उन्हें देख पा रहे थे। हम देखते हैं कि उस घर में एक कश्मीरी पंडित फैमिली रहती थी काफ़ी सालों पहले। अब तुम्हें पता होगा या तुमने कश्मीर फाइल्स में तो देखा ही होगा कि वहाँ एक टाइम पर वहाँ के मुस्लिम्स ने उन सारे कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाना चालू कर दिया था और जो वहाँ से नहीं जा रहे थे उन्हें मारना चालू कर दिया था और अगर उन्हें वहाँ रहना है तो उन्हें अपना धर्म बदलना होगा। वहाँ पर वही वाली सिचुएशन चल रही थी। अब जो उस घर का मालिक था डॉक्टर सप्रू, उसका बेटा शरद सप्रू वो भी अभी घर नहीं आया था, इसलिए वो वहाँ से अभी निकल नहीं सकते थे।
बाकी उसकी बीवी थी और बेटी एला, और एला की एक दोस्त भी थी जो कि मुसलमान थी और उसके साथ रोज खेलती थी। तभी उन्हें पता चलता है कि वहां पर हमला होने वाला है, इसलिए उसकी माँ एला की दोस्त को वहां से भेज देती है ताकि इसे कुछ ना हो जाए। एंड देन हम देखते हैं कि उनके घर में मुस्लिम्स आ जाते हैं और उनके घर को खाली करने के लिए कहते हैं, लेकिन जो डॉक्टर सप्रू था वो मना करने लगता है। एंड देन उसके बाद वो उसे पूरी तरह मार देता है। एला और उसकी माँ जो थे वो अंदर जाकर एक कमरे में छुप जाते हैं। तभी वो देखते हैं तो बाहर एला की दोस्त आ जाती है। अब जो उसकी माँ थी वो उसे अंदर बुला रही थी, जल्दी आ जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो तुम्हें भी चोट पहुंचा देंगे। लेकिन वो बंदी बहुत ही आरामन थी और वो उन्हें मिलिटेंट्स के साथ ही थी। वो कहती है वो लोग यहाँ पर हैं, वो उन लोगों की लोकेशन के बारे में उन बंदों को बता देती है। अब जो उसकी माँ थी वो उसे अंदर वाले रूम में बंद कर देती है। एंड देन फिर वो बंदे आकर उसकी माँ को मार देते हैं। एंड यहाँ तक कि वो छोटी सी बच्ची एला तक को नहीं छोड़ते। एंड दाद देनी पड़ेगी इसके डायरेक्टर की कि क्या बेहतरीन तरीके से इन्होंने इनके पास स्टोरी को दिखाया। मतलब वो लोग भी पूरा एक्सपीरियंस कर पा रहे थे कि क्या क्या हुआ था वहाँ, लाइक जैसे उनके बिल्कुल सामने हुई नहीं है वो सारी चीजें। अब यहाँ पर भी वही दोबारा कंडीशन आ गई थी, ये जो मिलिटेंट्स थे ये इनकी फैमिलीज को खत्म करने वाले थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो गुलनार थी उसके अंदर आ जाती है उस औरत की आत्मा एंड वो उन लोगों को मारने लगती है। इधर हम देखते हैं तो इकबाल आयान को बचाते हुए मारा जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ उनकी फैमिली में एक कुत्ता भी था, शेरू, जिसे उन लोगों ने मार दिया था। तभी उसकी आत्मा भी वहाँ आ जाती है और उन्हें चीर कर फाड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं तो बाहर बाकी की पुलिस फोर्स भी वहाँ आकर घर को घेर लेती है। अब सिर्फ वहाँ बच गया था जुनेद। अब वो अपने आप को बचाने के लिए उस प्रिंसिपल को पकड़ कर बाहर लाता है और उसे हॉस्टेज बनाकर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी पीछे से उस प्रिंसिपल ज़ैनब को गोली लगती है और वो ऑन द स्पॉट मर जाती है। एंड हम देखते हैं तो वो गोली और किसी ने नहीं बल्कि गुलनार के अंदर जो आत्मा थी उसी ने चलाई थी, और उसे मारते ही वो आत्मा उसकी बॉडी से गायब हो जाती है। फिर पीछे से रिदवान आकर जुनेद को मार देता है। एंड अब वो सब सेफ थे, लेकिन अभी भी रिदवान को ये समझ नहीं आ रहा था कि उन आत्मा ने इस प्रिंसिपल को क्यों मारा। एंड देन तभी रिदवान जुनेद का फोन लेता है और भाईजान को फोन मिलाता है। तो हम देखते हैं तो वो फोन उस प्रिंसिपल का ही बज रहा था, यानी कि वो प्रिंसिपल ज़ैनबी थी, भाईजान, जो कि इस सब की लीडर थी। अब इसके सर पर निशान देखकर गुलनार समझ जाती है कि उस टाइम पर जब उसके बेटे आयान के अंदर एला आई थी और उसने जब गद्दार के बारे में पूछा तो अपना सर क्यों खुजा रही थी, क्योंकि उसके बाद उसके सर पर भी वैसा ही निशान हो गया था जैसा इसके ऊपर था। यानी कि तुम ये समझे जो बचपन में एला की दोस्त थी जिसने इनकी फैमिली को फंसवाया था वो लड़की ये ज़ैनबी थी, इसलिए तो इसे मारते हुए उनका भी रिवेंज पूरा हो जाता है। एंड अब वो शांति से उस घर से चले जाते हैं। एंड जो उनकी बेटी थी नूरी और बाकी के सारे बच्चे वो भी वापस आ जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 6 महीने बीत चुके हैं और फिर हमें दिखाया जाता है जो रिदवान की फैमिली थी वो एक बंदे के घर जाते हैं और वो उसे उस शीशैल वाला बॉक्स देते हैं। अब वो आदमी पता है कौन था? सरहद सप्रू, उसी फैमिली का बेटा। ये उस वक्त घर पर नहीं था और इसीलिए शायद ये बच गया था। और ये जो शीशेल्स थे ये एक्चुअली में इसी के थे और ये अपनी बहन एला के साथ इनसे खेलता था। अब जैसे ही वो इसे देखता है तो वो इमोशनल होकर रोने लगता है। एंड फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस टाइम उस हमले में कितने सारे कश्मीरी पंडित मारे गए और इन्हीं की तरह कितनी सारी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हुई। एंड यही ये मूवी खत्म होती है। तो कैसी लगी ये मूवी तुम्हें? मजा आया? एक बार खुद जाकर एक्सपीरियंस करना, मजा आ जाएगा। और मुझे लगता है कि इंडिया में ऐसी और हॉरर मूवीज आनी चाहिए। आई मीन दीज टाइप ऑफ मूवीज डिजर्व द रिकग्निशन। बाकी और बताना कि अगली मूवी कौन सी कवर करनी चाहिए। बाकी अगर तुम्हें ये मूवी पसंद आई है तो ये दोनों भी पसंद आएगी, जाकर क्लिक करके देखो। चलो फिर मिलते हैं